ओके, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया, गुड। सो आज का जो क्लास है इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माइट बी इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ओके, पर धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास अनफोल्ड होगा वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वी मस्ट हैव टू लर्न समथिंग। और अगर या आज जो ये कॉन्सेप्ट है माइट भी इमीडिएटली आपको यूजफुल नहीं होगा, इमीडिएटली मतलब कल जाके सुबह को यू आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट्स, बट डेफिनेटली ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करने वाले हैं डाउन द लाइन ऑफ 2 to 3 years, ओके। दूसरी चीज, फाइनेंशियल फ्रीडम बिफोर 30। हमारा जो मेन उद्देश्य है, आप जिस दिन काउंसलिंग में आए होंगे उस दिन से मैं एक ही चीज बोलता हूं कि 30 साल से पहले हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। कर सकते हो, उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये, कैसे पॉसिबल हो सकता है। 30 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे पहले आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे 110% इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस द वॉट एवर कॉन्सेप्ट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये ओनली थियोरिटिकल है। Thousands of students have already achieved that, तो आप भी कर सकते हो, ओके, डन। तो आज का जो मेन लर्निंग एजेंडा है वो ये है कि वाई फाइनेंशियल लिटरेसी इज इम्पोर्टेंट। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन स्टार्ट होती है। फिर एक रियल लाइफ केस स्टडीज़ करेंगे। जो रियल लाइफ केस है माइट भी आप खुद को मिरर में देख सकते हो क्योंकि आपके एज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये केस स्टडी है, ओके। तीसरा, आप खुद का एक विश लिस्ट बनाओगे क्योंकि लाइफ का मतलब ही विश लिस्ट होता है एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग द टिक मार्क कि इतना हो गया नहीं हुआ। तो विश लिस्ट को अचीव करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो पैसे चाहिए, दूसरा टाइम चाहिए। तो हमें ऐसी एक इक्वेशन को डेवलप करनी है जो इक्वेशन हमें टाइम एंड मनी की जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसको इन्वर्स करे ताकि वी गेट बोथ द थिंग्स, मनी एज वेल एज टाइम। प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक फाइनेंशियल रूल्स ये सीखना जरूरी है क्योंकि ये लिटरेसी है, पढ़ना है उसको। तो पहले हम प्लान करेंगे, सीखेंगे, देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओके, डन। चलो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सबसे पहले, क्यों विदेश जा रहे हो? इंडिया में भी तो जॉब मिल सकती है ना आपको, तो क्यों जाना है? कुछ भी रीजन हो, सबसे पहला रीजन यही है कि आई वॉन्ट टू लीव ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ? दैट मीन्स यू हैव ए मोर एक्सेस टू फंड। आपके पास पैसों का एक्सेस हो, मतलब यू कैन यूटिलाइज योर मनी टू लीव द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओके। अल्टीमेट उद्देश्य यही है। दूसरा उद्देश्य ये है कि वॉट एवर आई हैव लर्न, वॉट एवर टाइम आई हैव स्पेंड टू गेन सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, आई कैन यूटिलाइज दैट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये भी एक गोल है, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वॉट एवर लेवल ऑफ नॉलेज दे हैव दे कैन कंट्रीब्यूट, तो वो भी है, पर अल्टीमेटली ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ओके। व्हाट शुड बी योर गोल फॉर ओवरसीज एजुकेशन? 2 मेन गोल होने चाहिए। एक तो जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करे और फिर पूरी जिंदगी ऐसा काम करे जो मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए हमने क्या स्प्लिट किया है, लाइफ को 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, पहले 30 साल एंड 30 साल के बाद। तो 30 ईयर से पहले वी हैव टू अचीव ऑल दिस ऑब्जेक्टिव्स और 30 साल के बाद वी कैन डू वॉट एवर वी फेल टू डू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, अभी जो हम बात करेंगे थोड़ी 2, 4, 5 मिनट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स को बिल्कुल याद नहीं करना है, ओके। अब यहाँ पे ये सोचो कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी होना जरूरी है। उसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंस में पीएचडी करना है, समझ में है, ओके। उसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर देखे होंगे जो ओबीस है, वो सिगरेट पीते, अल्कोहल पीते, उसका मतलब उसको हेल्थ के रिलेटेड नॉलेज तो है। नॉलेज का कुछ नहीं होता है जब तक आप रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते हो। तो अगर आपको हेल्दी जीवन जीना है तो आपको डॉक्टर बनना जरूरी है क्या? You just have to learn the basic rules of health and you can apply those principles in your life and you live healthy life. समझ में आ रहा है ना? तो फिनेंस में भी ऐसा ही है कि आप ये मत सोचो कि आपको बहुत बड़ा फिनेंशियल मास्टर बनना है
ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैक्रो इकोनॉमी जानने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रो इकोनॉमी जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैलेंस शीट देखने की ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब ये है कि ये बहुत ही बेसिक सी समझ होना ज़रूरी है। और ये प्रीजुडिस दिमाग से निकाल दो कि जो फिनेंस पढ़े हैं वो फिनेंस के मास्टर है, वो भी निकाल दो। जैसे डॉक्टरी पढ़े हैं फिर भी वो अनहेल्दी है, ओके, तो फिनेंस पढ़ने वाले भी फिनेंशियली अनहेल्दी है। उसके एग्जाम्पल चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, ओके, तो ये रिसर्च है। 70% ऑफ द पीपल दोज हु हैव वॉन द लॉटरी इन 5-6 सालों में वो बहुत ज़्यादा बैंकरप्सी में आ जाते हैं। उसका मतलब कि आपके पास एक ही दम से अगर पैसे भी आ गए तो भी ऐसा नहीं है, अगर आपके पास फिनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू सस्टेन एंड सर्वाइव। तो ये रिसर्च है। दूसरा, बहुत सारे एलिट स्पोर्ट्समैन, बहुत सारे फिल्म स्टार्स, आप नाम अनगिनत नाम है इसके ये लिस्ट में। अगर आपने ये माइक टाइसन का नाम अगर सुना है, माइक टाइसन वाज अ वन, लाइक जब मैं 9th-10th में पढ़ता था उस टाइम ही वाज द किंग, एक हीरो था मतलब बॉक्सिंग का। वो मरा तब उसकी हालत बहुत खराब थी, मतलब फाइनेंशियली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। थोड़े टाइम पहले अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, आईआईटी ग्रेजुएट बहुत अच्छी पोजीशन में यूएस में जॉब करता था एंड फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुई तो उसके बाद ही लाइक पूरे फैमिली के साथ उसने सुसाइड कर लिया। सीसीडी का ओनर, ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया में सक्सेस हासिल कर ली है तो आप फाइनेंशियली बेस्ट कर सकते हो। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, ओके। तो स्पोर्ट्समैन हो गए, लॉटरी जीतने वाला हो गया, फिर कुछ फिल्म स्टार्स भी बहुत सारे हैं, पर हम यहाँ पे इतने एग्जाम्पल्स नहीं ले सकते। ये बहुत चौंकाने वाला रिसर्च है। 65 इयर्स की एज में जब बंदा कोई 60 इयर्स में रिटायर्ड होता है तो आफ्टर द रिटायरमेंट उसकी लाइफ की जो जर्नी है डाउन द लाइन कैसी होती है वो देखिए। ये यूएस का रिसर्च है। तो सोचिए कि अगर यही सिचुएशन इंडिया में मेजर की जाए तो क्या है। आपने बहुत बार देखा होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा कि एक पुराने ज़माने का फिल्म स्टार या तो एक स्पोर्ट्समैन, अभी उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, ही इज़ लाइक फाइनेंशियली टोटली डिवास्टेटिंग स्टेज पे है। समझ में आ रहा होगा कि रिटायरमेंट की सिचुएशन में 25% ऑफ द पीपल आर डेड। कितने साल में? डाउन द लाइन 4-5 साल में, ओके, रिटायरमेंट के बाद। 20% ऑफ द पीपल एनुअल इनकम इज लेस देन $10,000 per year. That means they are living the below poverty line as per the standards of that country. तो ये सारी चीजें बहुत चौंकाने वाली है। इसका क्लियर इंडिकेशन कुछ निकलता है कि अनप्लान्ड जिंदगी जी रहे हैं, फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं कर रहे, और आपकी एज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। चलो एक बार देख के मान भी लेते हैं कि ये लोगों को तो फिनेंस की समझ भी नहीं थी। जिसको लॉटरी जीता वो भी फिनेंस के बारे में कुछ नहीं जानता होगा, ये स्पोर्ट्समैन को भी नहीं पता होगा, और ये रिटायर होने वाले लोगों को भी नहीं पता होगा। पर अभी जो फैक्ट्स और रिसर्च आने वाला है वो तो इससे भी खतरनाक है। ये जो सारे लोग हैं ये एक जमाने के वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन लोग थे, बिजनेसमैन थे, ये टॉप एलीट थे। अगर ये रिसर्च आपको पढ़नी है तो आपने रिच डैड पुअर डैड नाम की बुक का नाम तो सुना होगा। उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी का इंपॉर्टेंस में एक पूरा बॉक्स बना के दिया है। इसमें ये सारे लोगों की जिक्र किया गया है। देखिए ये सारे हेड और प्रेसिडेंट लेवल के लोग हैं। ये सारे लोग 1923 में शिकागो में कॉन्फ्रेंस में एकत्रित हुए थे। ये लोग, ये सिचुएशन के बाद 1923 के बाद 25 ईयर में, नेक्स्ट 25 ईयर में ये सारे लोगों की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खराब थी। फाइनेंशियली बैंकरप्सी, जेल, डेथ, पागलपन, ये सारी चीजें। तो ये लेवल तक थे ये लोग। ऐसा होने का एक
कोई इंडिविजुअल रिसर्च तो होते नहीं है, इसीलिए वो गनशॉट पॉइंट से तो बता नहीं सकते। पर 1923 के बाद 1929 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस आई थी। तो वो जो क्राइसिस आई थी, आफ्टर दैट क्राइसिस दिस पीपल डिडंट मैनेज द प्रॉपर फिनेंस, अपना पर्सनल फिनेंस मैनेज नहीं कर पाए, इसीलिए उसकी फाइनेंशियल ये परिस्थिति हुई थी। उसका मतलब बहुत सिंपल है, आपको फैक्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से एक ही कंक्लूजन लेना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द फील्ड। अगर मैं फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ तो भी मैं अपने खुद की फिनेंस को मैनेज कर सकूँ, इतना नॉलेज मुझे होना चाहिए। और उसके स्टेप्स क्या है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, एंड हाउ आई हैव टू मैनेज माई फिनेंस, दैट इज़ द अल्टीमेट इंटेंशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very important, and it's highly ignored by the education system। आप क्यों पढ़ते हो? पैसों के लिए, और पैसे ही नहीं पढ़ाए जाते। समझ में है? पढ़ते हैं पैसों के लिए पर पैसे ही नहीं पढ़ाए जाते, इसीलिए वी आर नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज द मनी, एंड दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। और ये जमाने में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ये तो 1923 की बात थी, अब उससे तो बहुत ज़्यादा डायनेमिसिटी हो गई है अभी। ओके, तो अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी परिस्थिति उससे खराब होने ही वाली है। गुड। तो यहाँ से खाली एक लाइन का आपको मैसेज लेना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, अब इमेजिन कीजिए एक रियल लाइफ सिचुएशन, आप खुद हो, आपके दिमाग में यही विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि आपका नाम बोलना है आपको अंदर, ओके, और आपको इमेजिन करना है। ओके, मिस्टर रमेश 22 ईयर ओल्ड मैन, तो आप भी करीब करीब वही एज के हैं। ओके, जस्ट कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, तो आपने भी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी क्वाइट जगह पे चला गया है। क्या करने के लिए? अपनी लाइफ को ड्राफ्ट करने के लिए, लाइफ को डिजाइन करने के लिए। और वो आंख बंद करके सोचता है अपनी लाइफ के बारे में। डन? विजुलाइज हो गया, समझ में आ गया? आप खुद को वहां पे रमेश की जगह पे प्लेस कर दिए। अब सोचिए, सबसे पहले रमेश इस तरह से कुछ सोचता है, आई हैव टू गेट रेडी फॉर अ जॉब, मुझे एक अच्छी जॉब के लिए तैयार होना चाहिए। सही है? ओके, दैट गिव मी ए गुड सैलरी, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। मुझे पसंद है या नहीं वो बाद में देखेंगे, अभी मुझे क्या चाहिए? अच्छी सैलरी चाहिए, मतलब जॉब ऐसी कि जहां पे मैं अच्छी सैलरी पा सकूं। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। आई हैव टू स्टार्ट प्लानिंग टू बाई माई हाउस, कार, और मुझे खुद की भी शादी करनी है। ये तीन चीज़ों के लिए ये सोच रहा है अभी। ओके, उससे आगे सोच रहा है वो, आई हैव ऑल्सो टू प्लान फॉर एन इमरजेंसी, अगर मेरी जॉब चली जाती है। देखिएगा, ये पॉइंट आप आपके दिमाग में बिठा दीजिए, क्योंकि ये आपको पागल कर देगा कभी। ओके, 2008 की सिचुएशन में आपको पता नहीं होगा, पर यूएस में इस तरह से जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बिकने के लिए निकली थी, वो अनबिलीवेबल लेवल पे बिकने के लिए निकली थी। क्यों? क्योंकि जॉब आपकी चली जाती है तो आप 6 महीने का भी सर्वाइविंग फंड आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए ये सोचता है कि मुझे एक इमरजेंसी फंड साइड में कर देना है, ताकि अगर मेरी जॉब चली जाए तो आई कैन मैनेज टू सर्वाइव फॉर 6 मंथ्स। डन? तो ये सही सोच रहा है ना, उसकी सोच तो सही दिशा में जा रही है। ओके, उससे आगे सोचता है, आई ऑल्सो हैव टू प्लान, क्योंकि अभी तो मेरी फैमिली स्टार्ट होगी। अब फैमिली स्टार्ट होगी तो वो भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली। ओके, मेरा बच्चा होगा, वो बच्चे की पढ़ाई करनी है, उसकी पढ़ाई करवानी है, उसकी शादी करवानी है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी सोच वाला है। रमेश ऐसा वैसा इंसान नहीं है, वो एक बड़ी सोच लेके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है। ओके, तो मुझे मेरे बच्चे की पढ़ाई करवानी है, उसकी शादी करवानी है। उससे आगे सोचता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ और मेरा बच्चा 3, 4, 5 साल का है और मेरी डेथ हो गई, तो मेरे बच्चे की और मेरी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो एक मेरा पार्ट था, दैट वाज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ।
तो फिजिकली मैं नहीं रहूँगा पर फाइनेंशियली तो वो डैमेज ना हो। अगर आप मार्केट में कम्युनिटी में थोड़ा सा रिसर्च करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये एज में खास करके ये 2 साल में जो कोरोना के टाइम में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत, जिसके पास इंश्योरेंस नहीं था, उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, बच्चा 5, 7, 8, 10 साल का था और उसकी जो मेन अभी पीक लेवल पर पहुंचा होगा, जिसका 7, 8, 10 साल का बच्चा है वो भी 40 साल की एज पर पहुंचा होगा और 35, 40 साल की उम्र में वो पीक लेवल पर कमाने की स्टार्ट किया है और अभी उसकी डेथ हो गई। तो पीछे के बच्चे और वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु विल टेक केयर ऑफ दैट? तो अभी ये सिचुएशन में रमेश स्मार्ट है, मतलब वो सोच रहा है कि आगे की ये भी हो सकता है। अब वो बच्चे और मम्मी की परिस्थिति क्या होती है पता है आपको? 2 जनरेशन नीचे चले जाते हैं क्योंकि वो अच्छी स्कूल में पढ़ नहीं सकते, अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड इट, और परिस्थिति खराब हो सकती है। इसीलिए ही इज थिंकिंग अबाउट दैट। और मुझे भी एक अच्छी रिटायरमेंट भी जीनी है, तो वो रिटायरमेंट के लिए भी सोच रहा है। अभी एज कितनी है इसकी? 20। आपके जितना ही है ना। सोच पूरी जिंदगी रहा है, मतलब ही इज जस्ट लुकिंग एट द एंटायर पिक्चर ऑफ हिज लाइफ। ये सारी चीजें एक बार मैं कर लूं, उसके बाद मुझे 1 साल का सेबेटिकल चाहिए, मतलब 1 साल मुझे कुछ नहीं करना है, ब्रेक चाहिए और मैं पूरी दुनिया घूमने के लिए निकलूंगा। तो आपको पता है वर्ल्ड टूर टिकट आती है 1 ईयर ओपन, आप एक रूट में जा सकते हो, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा करके आता है टिकट। तो ये भी उसका गोल है। उसके कुछ लग्जरी प्लान्स भी हैं कि मुझे एक वीकेंड होम चाहिए, एक वेकेशन होम चाहिए, एक मुझे BMW लेनी है, ये भी उसके प्लानिंग में ही है। ओके, उसके बाद ही इज पैशनेट अबाउट समथिंग कि मुझे कम्युनिटी सर्विस करनी है और यही काम करते रहना है पूरी जिंदगी। पैसे थोड़े बहुत कम ज़्यादा मिले तो इट्स ओके, पर ये काम मुझे हैप्पीनेस देता है। जब मैं ये सारी चीज़ों को अचीव कर लूँ, इसके बाद मुझे पूरी जिंदगी यही करना है। उसके बाद लास्ट क्या सोचता है वो? आई शुड हैव टू पुट ऑल दिस थिंग्स इनटू स्ट्रक्चर्ड प्लान करके मुझे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक्शन प्लान बनाना है। डन? तो आप यहाँ से क्या सीखें? ये जो केस स्टडी आपको जो दिख रही है, आपको लगता है कि यू ऑल्सो हैव टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज? बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए? तो आप बनाओगे आपका विश लिस्ट ऑनलाइन। बच्चे, डज दैट मेक सेंस टू यू? ओके, गुड। तो यहाँ पे आप आपकी खुद की लिस्ट बना दोगे। सोचना जरूरी है क्योंकि अदरवाइज आप फैमिली स्टार्ट मत करो अगर इतना नहीं सोचोगे तो। ओके, अगर फैमिली स्टार्ट करना है दैट मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट इट बिकॉज दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो उसको मैकेनिकली उसको थोड़ा सा देखने की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आपने जो लिस्ट बना ली, रमेश ने जो लिस्ट बनाई, अब उसको हम मैथमेटिकली ऑर्गेनाइज करने की स्टार्ट करते हैं। आपके हिसाब से मत देखो, मैं जैसे दिखाता हूँ उस तरह से देखो। पार्ट ऑफ माय प्लान, सबसे पहला मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है। अभी हम सारा इंडियन करेंसी में लेके चलते हैं और एक अच्छी लिवाइज लाइफ के बारे में सोचते हैं। मेरा जो फर्स्ट होम होगा, पहला घर होगा, वो इस तरह का होगा। मुझे होम लोन और EMI कितना लगेगा, मेरी पहली कार ये होगी, उसका EMI ये होगा, मुझे इंश्योरेंस के प्रीमियम जो मेरी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए वो इतना होगा। इस तरह से मेरा टोटल मंथली एक्सपेंसेस ये है। डन? मोटा मोटा समझ में आ गया। अब देखिए मंथली एक्सपेंस कब से स्टार्ट होगा? आज से 2 साल के बाद। अभी तो आप थोड़े से अलग सिचुएशन में जीने वाले हो क्योंकि अभी 2 साल तो आप पढ़ाई करोगे, तो आप फैमिली के ऊपर डिपेंड हो और उसके बाद आप इंडिविजुअली सोचने की शुरुआत करोगे। तो आफ्टर 2 इयर्स की हम बात करते हैं, आपका मंथली एक्सपेंसेस इज समवेयर अराउंड अबाउट 70,000 रुपीज़, मतलब $1200-1300 पर मंथ। मेक सेंस? ओके, उससे ज़्यादा लिवाइज नहीं जीना है। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ योर क्वालिटी ऑफ लाइफ एट द बिगिनिंग। जब तक आप एक पॉइंट को टच नहीं करते हो तब तक डोंट टच टू द लग्जरी। उसके बाद दूसरा, मेरा जो पहला घर है वो 3 करोड़ रुपए का होगा। 3 करोड़ रुपए मतलब अबाउट $5 लाख का।
ओके, $5 लाख का, उससे कम रेट वाला ही घर लेना है। इडियटों की तरह $15 लाख का, $1.5 मिलियन का घर लेके कॉलर ऊंचा नहीं करना है। दैट इज द स्लेवरी, इट्स कॉल्ड द कॉर्पोरेट स्लेवरी। यू आर ट्रैपिंग योरसेल्फ। ये कोई गर्व की बात नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स के फोन आते हैं मुझे और बोलते हैं कि सर अभी बच्चे ने 15 लाख का, मतलब एक $1.5 मिलियन का घर लिया। बोला यार, इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि वो नहीं समझ आता है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं। इसीलिए पहला घर कैसा होना चाहिए? 5 मिलियन नहीं, 5 लाख, $500,000 से कम वाला, मतलब आप अफोर्ड कर सको। वो भी कैलकुलेशन करवाऊंगा आपको कि अफोर्डेबल होना चाहिए। ओके, उसके बाद पहली गाड़ी, कोई बड़ी महंगी गाड़ी नहीं लेने की जरूरत है। $12 लाख वाली गाड़ी अच्छी क्वालिटी की आ जाती है। ओके, मतलब $20,000 की गाड़ी लो। ये कब लेना है? तीसरे साल में, तीसरे साल के करीब करीब की बात है ये, पढ़ाई खत्म होने के बाद। डन। आपके इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ों के लिए $30,000 का खर्चा लगता है मोर लाइकली। तो आपको आपका जो लाइफ इंश्योरेंस रखना है, इट्स गुड क्वालिटी, उतनी अमाउंट का होना जरूरी है। तो ये समझ में आ गया। अब उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कि अब फंडिंग कौन करेगा। तो मान लीजिए कि आपको 3 करोड़ का घर चाहिए। 3 करोड़ का अगर आपको घर चाहिए तो 10% आप रखोगे खुद की, खुद के पैसे कितने लगाओगे? 10% लगाओगे तो कितना हो जाएगा वो? $30 लाख। और बाकी कितनी लोन करोगे? 2,70 lakhs की लोन करोगे। लोन लेना जरूरी है और होम लोन इज मस्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ? मस्ट होनी ही चाहिए। वही आपका एक सबसे बेहतरीन टैक्स सेविंग प्लान है। और 2.7 करोड़ का जो आप बोरोविंग करोगे उसके ऊपर सिर्फ 3% एनुअल इंटरेस्ट लगता है खाली। यही ट्रैप भी है, 3% इंटरेस्ट है इसीलिए $1.5 मिलियन का घर ले लूं, ऐसा नहीं सोचना है। ओके, $5 लाख का घर लेता हूं क्योंकि 3% है, तो मैं ऑलमोस्ट जो रेंट भरता हूं उससे थोड़ा सा ही ज्यादा भरने की जरूरत पड़ेगी। मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है? गुड। ओके, उसके बाद मैं कार के लिए क्या करूंगा? कार में भी ऐसा ही करूंगा, 20% का मैं डाउन पेमेंट दे दूंगा। तो कितना हुआ? 2,40,000 मैं दूंगा और बाकी का लोन कर दूंगा। मेक सेंस? अभी इसकी थोड़ी सी अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं आपका मंथली एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो वन टाइम आपको डिपॉजिट करना है, आपको कलेक्ट करना है। ओके, और बाकी ये आपका EMI आएगा कितना? 1,28,000। ओके, ये 70,000 आपकी क्या हो गए? लिविंग एक्सपेंस के। ये 1,28,000 आपका घर का EMI आ गया, और ये आपका कार का EMI आ गया, और ये आपका जो एनुअल 30,000 था वो 2,500 आपके मंथली एक्सपेंसेस में चले गए। तो एवरी मंथ यू नीड हाउ मच? 2,14,106 rupees. That means equivalent to $3,568. तो मोटा मोटा समझिए तो कितने डॉलर की जरूरत है? $4,000 you need to maintain your good quality of life. समझ में आ गया? ओके, अब 6 महीने का फंड तो होना ही होना है आपके पास। तो कितना फंड होना चाहिए? 4,000 महीने का, तो 6 महीने का कितना? ये 24,000 की तरफ आप जिंदगी में कभी नजर नहीं करोगे। पहले 24,000 कमाओगे, फिर ये 24,000 नीड टू बी डिपॉजिट इनटू इजी एक्सेसिबल, और उसको आप कभी देखोगे नहीं। समझ में आ गया? जस्ट इन केस इमरजेंसी पड़ती है तभी आप इसके ऊपर नजर करोगे। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब आपको घर लेना है और गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए आपको फंड चाहिए कितना? 30 लाख ये और 2.5 लाख ये, तो टोटल मिला के 32 लाख। अब 32 लाख का फंड आपको ये चाहिए। ओके, उसका मतलब लगभग $50,000 जितना। ओके, $50,000 ये और $24,000 आपके
24,000 किसके लिए चाहिए? उसका मतलब आप जब जॉब चालू करोगे तो पहला गोल क्या होगा? $75,000 सेव करके साइड करो। तब तक आप मुंडी ऊंची नहीं करोगे। समझ में आया? आपको पहला गोल मिल गया कि $75,000 जब तक मेरे पास नहीं आते हैं मैं कोई लग्जरी के बारे में नहीं सोचूंगा। ओके? और 75,000 जिस दिन डिपॉजिट होता है तब भी इडियट की तरह बिहेव नहीं करना है, महंगी वाली 50,000 वाली गाड़ी नहीं लेनी है। तब क्या करना है, ये 75,000 में से 25,000 आप इमरजेंसी में रख दोगे, 50,000 आपके हैं, 50,000 में से आप 30,000 डाउन पेमेंट भर के सस्ता वाला छोटा वाला घर खरीदोगे, सस्ते से सस्ता। 5 तो मैंने बोल दिया, महंगाई के हिसाब से 3 में मिलता है तो वो पहले खरीदना है। समझ में आ गया? अगर आप ये मैं जो बोल रहा हूं ना उसको फॉलो करोगे तो आपका वीकेंड होम एक दुबई में भी होगा और आप बहुत सारी जगहों पे होगा। अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो आप एक घर की रीपेमेंट के लिए पूरी जिंदगी निकाल दोगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए पहले क्या करो, पहले बेक करो फिर रन करो। दैट इज द फिलोसॉफी ऑफ सक्सेस फाइनेंस के लिए। ओके, डन। तो आपकी लाइफ का जो एक्शन प्लान है वो ये कुछ हो सकता है। देखिए, इमरजेंसी फंड, यू नीड ए फंड टू कवर 6 months ऑफ योर एक्सपेंसेस, दैट मीन्स 21,000, हम 24,000 पकड़ के चलते हैं। ओके, दूसरा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेविंग मनी, हाउ मच सेविंग डू यू नीड? तो मार्जिन ऑफ होम लोन एंड कार एंड इमरजेंसी फंड तीनों को मिला के कितना हुआ? $75,000। तो $75,000 आपको अर्न करने हैं। अब फाइनेंशियल सेफ्टी चाहिए आपको। ये पहला गोल हो गया, आपने पैसे सेव करके रख दिए। अब आपका गोल नंबर 2 स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल सेफ्टी। यू नीड टू फोकस ऑन अर्निंग अबाउट 4,000 पर मंथ फ्रॉम योर पैसिव इनकम। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं खुद को रिप्लेस कर रहा हूं। जब मैं काम पर जाऊंगा सुबह तभी मुझे 1 महीने के बाद सैलरी आएगी। दैट इज कॉल्ड द एक्टिव अर्निंग। दैट इज कॉल्ड एक्टिव अर्निंग। इफ आई एम नॉट रियलमी, आप खुद को म्यूट कर दीजिए। रियलमी 2 आप हेलो, सबको ऐसा हो रहा है क्या? हेलो, ओके, माइट भी आपकी इंटरनेट जील, आपकी इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगी। ओके, अदरवाइज इट्स कंफर्टेबल। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अभी देखते फाइनेंशियल सेफ्टी। उसका मतलब ये है कि मैं जब सुबह को उठ के काम पे जाऊंगा तभी मुझे पैसे मिलेंगे, पर मुझे खुद को रिप्लेस करना है। किससे? पैसिव इनकम से। तो मेरी मिनिमम टू मिनिमम नीड क्या है पर मंथ की? $4,000। तो आपका गोल नंबर 2 सेट हो गया। गोल नंबर 2, अब मुझे इतना कमा के ऐसे पार्क करना है कि वहां से मुझे $4,000 मिले महीने के। अब यहां से गेम चालू होती है। आप $1.5 मिलियन का ही घर खरीदिए। कितने का? पर 1 नहीं, 5 खरीदिए। 3-3 लाख के 5 घर खरीदिए। ओके, तो क्या हो गया? अब एक घर में आप रहोगे, 4 घर भाड़े पे चढ़ाओगे। अब आप एक 1.5 मिलियन के घर में रहोगे, उसको इडियट बोलते हैं, और एक 3 लाख के घर में खरीद के 4 जो 3 लाख के घर को भाड़े पे देता है तो उसके पास से इनकम आती है ना। तो आप जब एक्टिव लाइफ की सिचुएशन में है तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो प्रॉपर्टी फाइंडिंग। तो आपकी लिटरेसी इस तरफ बढ़ानी है। हाउ आई कैन फाइंड द प्रॉपर्टी? दोज प्रॉपर्टीज आर पॉजिटिव कैश फ्लो प्रॉपर्टीज। मतलब आपके घर का एक पैसा नहीं जाएगा और प्रॉपर्टी अपने आप सस्टेन करती जाएगी। समझ में है? तो ये एक आपका प्लानिंग होना चाहिए कि पैसिव इनकम आई कैन जनरेट फ्रॉम दैट पार्ट। तो मैं खुद की लिविंग को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, पर मैं पैसिव इनकम को जनरेट करने वाली प्रॉपर्टीज को डेवलप कर रहा हूं, मतलब ग्रो करवा रहा हूं।
समझ में आया? तो पैसिव इनकम जनरेट करना जरूरी है। अच्छा, ये सारी चीजों के कैलकुलेशन कौन से बेस पर किए हैं वो कैलकुलेशन में देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये हमारा कोई ये आइडिया नहीं है कि आप कैसे करोगे, हमें यही समझाना है आपको कि हाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 2। अब तो शादी होगी, आपकी शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? आपके पापा लेंगे। वैसे पार्शियली आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ओके, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी शादी करवाने की? आपके बच्चों की, ओके। तो ये सोच लीजिए कि चाइल्ड एजुकेशन, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा तरीके से आपको सोचने वाला है। चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज एंड रिटायरमेंट, ये 3 प्लान हो गए। अब आपको प्लान करना है कि कितने साल के बाद मेरे बच्चे की पढ़ाई के बारे में मुझे सोचना है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 12वीं तक तो सरकार पढ़ाएंगे, आप कनाडा में होंगे, कहीं पे भी होंगे, तो आपका मेन खर्चा कहाँ से आने वाला है? कॉलेज से आने वाला है। तो कॉलेज में पहुंचेगा, उसको 18 साल लगेंगे पैदा होने के बाद, सही है? अब आपकी शादी के लिए भी अभी 5-6 साल बाकी है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि आपका बच्चा 18 साल का आज से लेके 25 साल के बाद होगा। समझ में आया ये कैलकुलेशन की ये तारीख कहाँ से आई? अब ये 18 साल का हुआ, जब इसमें हम कितने जोड़ते हैं? 6, तो 18 + 6 24-25 साल का होगा, तब उसके आप शादी करवाओगे। तो 32 साल के बाद आप उसकी शादी, अभी आपकी उम्र लगभग मान लीजिए कि 22 साल है, आप 60 में रिटायर्ड होंगे, तो कितने साल के बाद रिटायर होंगे? 38 ईयर्स के बाद। मेकिंग सेंस? ओके, ये बात हो गई। अभी इसको एक सेकंड भूल जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आज आपका बच्चा हार्वर्ड में पढ़ने जाने के लिए रेडी है, ओके, वो लेवल की यूनिवर्सिटी के लिए रेडी है, तो उसका खर्चा लगता है 1 करोड़ रुपए। कितना? 1 करोड़। आपके पापा आपके ऊपर कितना अभी खर्च कर रहे हैं? 15 से 20 लाख रुपए। कितना? अगर आप मान लीजिए कि आप में वो काबिलियत है, तो फाइनेंशियली हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं क्या? वो भी एक क्वेश्चन है। तो जब आपके बच्चे में वो काबिलियत होगी, तब आप उसको अफोर्ड कर पाओगे क्या? अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। समझ में आया? अब देखिए, आज के दिन में कितना खर्चा होता है? 1 करोड़ का। आज आपके बेटे की शादी कर रहे हो, बेटी की शादी कर रहे हो, तो 50 लाख रुपए का खर्चा होता है। ऐसे मान के चलो, आज आपका स्टेटस भी तो हो गया ना। अब तो आप यार ऐसे वैसे थोड़ी हो, आप अब तो कनाडा के PR हो, फार्मासिस्ट हो, वहां पे बहुत अच्छा आपका जीवन धोरण है, तो 50 लाख का तो खर्चा होना ही है, ओके। आप जब रिटायर होंगे तो आज के हिसाब से 70,000 लाख रुपए का आज का आपका महीने का खर्चा है। तो आज की वैल्यूएशन पता चल गई। अब पैसे, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि ये पैसे इतने रेट से इरोड होते हैं। तो आज जिसकी कीमत 100 रुपए थी, वो कल जाके 94 रुपीज हो जाएगी। 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 94 रुपीज। 6% इन्फ्लेशन रेट हम मिनिमम मान के चलते हैं। समझ में आया इन्फ्लेशन रेट 6% को? अभी तो 25 साल के बाद ये 1 करोड़ कितना हो जाएगा? लगभग 4.5 करोड़ हो जाएगा। तो अभी आपके पेरेंट्स अगर 1 करोड़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप भी उस जमाने में 4.5 करोड़ अफोर्ड नहीं कर पाओगे। 1 करोड़ कर पाओगे? समझ में है? 1 करोड़ कर पाओगे तो 1 करोड़ तो वही हुआ ना आज जो आपके पेरेंट्स 20 लाख अफोर्ड कर रहे हैं, तो आप 1 करोड़ अफोर्ड करोगे। मेक सेंस? ओके। इसीलिए हमें प्लान 4.5 करोड़ के बारे में करना है। तो 50 लाख में आज शादी होती है, तो उस दिन तो 3.5 करोड़ में शादी होगी। मेकिंग सेंस? ओके। अगर आपकी 70,000 रुपए आज का खर्चा है, तो 6.5-7 लाख रुपए का उस टाइम पे खर्चा होगा। डन? तो कैलकुलेशन कैसे प्रोग्रेस हो रही है वो समझ में आ रहा है आपको। लेकिन आप ये एब्सोल्यूट नंबर पे जाओगे ना, तो मजा नहीं है। आप 1 साल में ये सारी चीजें खत्म कर सकते हो, 1 ही साल में प्लानिंग करने के बाद। देखिए अभी
तो अगर आप मंथली इन्वेस्ट करना है तो आपको 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए अगर मंथली इन्वेस्ट करते हो तो आपकी ये रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है एजुकेशन वाले। अगर 84,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो चाइल्ड मैरिज खत्म हो जाता है। पर ये हम मंथली वाले झमेले में पढ़ना ही नहीं है हमें। हम क्या सोचते हैं, अभी इसको भूल जाओ, आप लमसम 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो आज 25 लाख रुपए, तो 25 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, 4.25 करोड़। आज आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, कितने हो जाएंगे 38 इयर्स के, ये 32 इयर्स के बाद। अगर आप 15 लाख रुपए ये कर दो तो कितना हो जाएगा 38 इयर्स के बाद। समझ में है? अब ये तीनों को प्लस कर दो तो कितना होता है 50 लाख, मतलब $1 लाख। कितना हुआ 1 लाख डॉलर। तो आपका गोल नंबर 2 क्या है, $1 लाख को सेव करो। कितना 1 लाख। फार्मासिस्ट का सैलरी कितना होता है, फार्मासिस्ट का सैलरी $1,11,000 $1,12,000 के करीब होता है। ओके, ओवर टाइम करोगे सैटरडे को $75 मिलते हैं। तो 1 साल मजदूरी कर लो, $1.5 लाख तक कमा के 50,000 जितना खर्चा टैक्स बैक्स सब निकाल के 1 लाख बचा सकते हो 1 साल में। 1 साल में 1 लाख बचा के 12% के रेट से ग्रो करने के लिए रख दो तो आपकी लाइफ की सारी जरूरतें खत्म हो जाएगी। तो दूसरा गोल क्या है, $1 लाख सेव करना है। समझ में है? पहला गोल क्या था, $75,000 सेव करना है। पहला गोल क्या था, दूसरा गोल, तीसरा गोल $4,000 पैसिव इनकम जनरेट करनी है। 3 गोल हो गए। ओके, अगर $1 लाख सैलरी है तो ये 2 चीजों को खत्म करने के लिए 2 साल लगेंगे। समझ में है? और अगर आपकी $1.5 लाख के जितनी सैलरी है तो आप 3 और घर भी तो खरीद सकते हो। ओके, तो वो अपने आप में सब्सिडाइज हो जाएंगे। तो मैक्स टू मैक्स 4 साल में आप रिटायर हो सकते हो। 1 साल में इमरजेंसी और घर की डाउन पेमेंट, दूसरे साल में आपकी फ्यूचर की नीड सारी खत्म। ओके, तीसरे साल और चौथे साल में क्या करोगे, आप बाकी के जो 3 घर खरीदने हैं उसके लिए आप फंड इकट्ठा करोगे और वो जो बेस्ट डील बाइंग प्रॉपर्टी ढूंढना चालू करोगे। तो 4 साल में आपका लेवल यहां से वहां तक पहुंच सकता है। अब ये 4 साल 22 में 2 जोड़ दीजिए और अभी आपकी 22 की उम्र है, आप 2 साल में रेडी हो जाओगे तो कितने हुए 24 में 4 और जोड़ दीजिए, कितने हुए 28। डू यू थिंक एट द एज ऑफ 28 यू कैन अचीव ऑल दिस थिंग्स? और 2 और भी मार्जिन के जोड़ दीजिए, कितना हुआ, तो 30 में आप अचीव कर सकते हो। डू यू थिंक सो? अचीवेबल है या नहीं? इज एब्सोल्युटली अचीवेबल। पर आप गलती कहां पे कर सकते हो, लेविस लाइफस्टाइल, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए जितने इंटेलिजेंट लोग हैं वो कभी एक्टिव मनी से लग्जरी बाई नहीं करते हैं। वो किससे बाई करते हैं, पैसिव इनकम से लग्जरी बाई करते हैं। दैट इज द रूल ऑफ थंब। अगर आप वो रूल ऑफ थंब को फॉलो करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू सस्टेन एंड सर्वाइव इन योर लाइफ। समझ में है? ऑनलाइन बच्चे, डज दैट मेक सेंस टू यू? बच्चे मतलब पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे तो कम समझ में आएगा, उसको तो ये लगेगा कि ये सब ये बात में कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर पेरेंट्स ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डन। ये कुछ वेबसाइट्स की लिंक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है आपको। आप कुछ भी टाइप करोगे गूगल में तो ये सारे कैलकुलेशंस के फॉर्मूला सब आ जाती है। तो ये आपको मैं वैसे ही भेज दूंगा। मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे ही मेरे सामने आया था इसीलिए मैंने देख लिया, ये यहाँ पे कॉपी कर लिया था। डन। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ स्टेप्स होते हैं, ये ऑलरेडी यूट्यूब में ये वीडियोस है, सारे पुराने टाइम में हमने रिकॉर्ड करके रखे थे।
यहाँ से स्टेप्स बाय स्टेप आपको सोचना है। जैसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, उसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड साइड हो गया तो आपने ये स्टेप अचीव कर लिया, डन। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस, डे टू डे की एक्सपेंसेस को आप पैसिव इनकम से मीट करवा लेते हो, तो यू हैव मीट योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब आपको डेली लिविंग के लिए, जीने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी, आपके इंश्योरेंस, आपके ईएमआईज, ये सारी चीज़ों को कोप अप कर ले, पैसिव इनकम उसको कवर अप कर ले, तो यू हैव अचीव द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। आप एक नॉर्मल वाली जिंदगी आराम से जी सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि आपके चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड की मैरिज, आपकी अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली को जो चाहिए उतना उसको पैसे मिल जाए, एक कंफर्टेबल लाइफ आपकी प्रेजेंस में और आपकी एब्सेंस में जी सके। जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली साल में 2 बार टूर कर सकते हैं, एक अच्छा घर हो उसके पास, ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंस के बिना, आपकी एक्टिव अर्निंग के बिना हो जाए, दैट स्टेज इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। समझ में आया? अब ये जार्गन में मत पढ़िए कि दुनिया में अलग अलग फिलोसोफर्स क्या बताते हैं। दैट इज अ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल थिंग्स। आपको क्लियर मेजरेबल होना चाहिए। अच्छा, ऐसे उसको बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आप लग्जरी लवर्स हैं तो आपके लिए है। अगर आप लग्जरी लवर्स नहीं है और आप एक्सपीरियंस एक्सप्लोरर हैं तो आप यहाँ पे पहुँचोगे, उसके बाद आपकी जर्नी अलग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ज़्यादा लग्जरी लवर्स नहीं हूँ, मतलब मुझे कोई लग्जरी से इतना कोई ज़्यादा शौक नहीं है, पर मुझे शौक किसका है? मुझे ट्रैवलिंग, एक्सप्लोर करना, ये वो सारी चीज़ों में अच्छा लगता है। इसीलिए ये स्टेज के बाद मैं इसके तरफ ज़्यादा बहुत रन नहीं करता हूँ, पर कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो आप आपकी खुद की प्लान इस तरह से बनाओ, और जितना आप लिखोगे, बनाओगे, वैसे ही पॉसिबल है कि आप उसको अचीव कर पाओगे। और आपकी डायरी में इस तरह से लिखा होना चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमाउंट कितनी है, मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी है, मेरी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कितनी है, मेरी डिज़ायर नीड कितनी, मेरे फ्यूचर नीड कितनी है। ये आपके पास रेडी होके पर्स में पड़ा होना चाहिए। मैं जनरली बच्चों को ये पूछता हूँ, इस तरह से समझाता हूँ कि आप सो रहे हो और अचानक से भगवान आए और आपको उठाए कि बेटा बोल तुझे क्या चाहिए, तो आप उसको ये बोल सकते होने चाहिए कि एक काम कीजिए भगवान, 4,20,03,80 रुपये दे दीजिए मुझे। समझ में आया? इसको बोलते हैं कि वी आर प्रैक्टिकली, वी आर क्रिस्टल क्लियर मुझे क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे दौलत दे दो, तो क्या है, भगवान भी सोचेगा कि यार दौलत एक बंदे के लिए 100 रुपये बहुत ज़्यादा है और एक के लिए 100 करोड़ भी कम है, तो मैं तुझे दूँ तो कितना दूँ? मुझे समझ तो आ नहीं रहा है कि मैं तुझे कितना दूँ। तो आप क्लियर हो जाइए कि मुझे इतना चाहिए, और फिर उसकी तरफ आप आगे बढ़ोगे तो इजीली यू कैन अचीव इट। मेक सेंस? डन? रेडी? चलो, तो अच्छा है, आप समझ रहे हो मतलब इसको। तो स्टेज, हम अभी तक 3 स्टेप्स के बारे में बात कर चुके हैं। स्टेज नंबर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपने प्रोटेक्ट करने के बाद आप जितना भी खेलना है खेलो, तो आप एक सेफ्टी नेट के नीचे नहीं गिरोगे। ये क्या हुआ? आपका सेफ्टी नेट हो गया। सेफ्टी नेट एक बार बांधने के बाद आप जो मर्जी करो। जैसे मैंने अपनी सेफ्टी नेट बांध ली, उसके बाद मैंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया आ गया। मैं करूंगा ट्राई, अगर अच्छा सक्सेस मिलता है, व्हाट आई एम डिजर्विंग, व्हाट आई एम डिजायर, व्हाट आई हैव प्लान, अगर वो मुझे मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या जाता है, 1 साल मेरा जाएगा, 2 साल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर कुछ तो सीखूंगा, मज़ा आएगा। तो ये आप कब कर सकते हो? जब आप एक लेवल की सेफ्टी नेट को प्रोटेक्ट कर लो। उसके बाद तो अब पीछे के एग्जाम्पल्स को देखो। जब माइक टाइसन अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा कमाता था, तो अपनी एक खुद की सेफ्टी नेट बांध ली होती तो वो लेवल से नीचे जा सकता था क्या? वो सारे बिजनेसमैन जो एक लेवल पर बहुत ऊपर थे, तो अगर उसने अपनी खुद की सेफ्टी नेट सब लोगों ने बांध ली होती, तो एक लेवल से नीचे अगर उसकी कंपनी बंद हो जाती, कंपनी बंद हो जाने से इंसान थोड़ी चला जाता है, तो उसकी अपनी खुद की सेफ्टी नेट तो होनी चाहिए थी कि ताकि वो लेवल से नीचे ना गिरे।
तो यहाँ तक आप ये समझ में आ गया कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक 22 साल का इंसान कैसे सोचता है उस तरह से आप सोच सकते हो। जैसे रमेश अपने बारे में सोचता है, अपनी लिस्ट बनाता है, तो आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। जैसे रमेश ने अपनी प्लान करने के बाद एक एक्सेल शीट में अपनी सिंपल वाली कैलकुलेशन डाल दी सारी, आप भी डाल के आपके खुद के पॉइंट्स के अमाउंट निकाल सकते हो। ये करने का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ गोल पोस्ट बन जाएंगे कि ये मुझे पहले चाहिए, ये मुझे बाद में चाहिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी हैप्पीजार्ड। आप अनप्लान्ड घूमते रहोगे, ओके, और आप अननेसेसरी, आपको पता भी नहीं है कि आपको कंट्रोल कर रहा है कोई, आपके अंदर टेम्पटेशन बाइंग क्रिएट करवा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये आपको अभी आएगा थोड़ी देर के बाद कि आपको किस तरह से ट्रैप किया जाता है, ओके। तो अब तक का कंपोनेंट खत्म हो गया, वहां तक आप आपके 4-5 जो लिस्ट है, आपके टारगेट है, उसको कैलकुलेट करके लिख लोगे, डन। अभी आपको ये चीजें समझना जरूरी है, ये आपका लर्निंग्स है, ओके, पर इसका मतलब इसमें मास्टरी नहीं करनी है, 5 साल की मास्टर ऑफ फाइनेंस नहीं पढ़ना है, ओके। बजट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, रूल ऑफ 72 क्या है, क्रेडिट कार्ड का ट्रैप क्या है। क्यों ये पागल हो गए बैंक वाले, आपको रोज फोन करते हैं कि आपका प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड आ गया है, आप ले लीजिए सर। गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप में से अगर फाइनेंस वाले कोई लोग होंगे उसको सब कुछ पता होगा, बाकी साइंस वाले लोगों को क्रेडिट कार्ड का ट्रैप पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्रेडिट कार्ड होता क्या है, ओके, और वो किस तरह से आपको ट्रैप में लेते हैं। लोन, ये एक सर्वे के हिसाब से 90% लोगों को पता नहीं है कि लोन को फास्ट पे करने के लिए डबल नहीं भरना पड़ता है। लोन को आप आधे अमाउंट के बाद भी कितना फास्ट पे कर सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इतना आपको आज की तारीख में समझना और सीखना जरूरी है। बाकी तो फिनेंस, आप इन्वेस्टमेंट तो आप पूरी जिंदगी सीख सकते हो, ये जरूरी नहीं है। आपका सिंपल बजट कैसे बनाओगे, पहले आप सबसे पहले आपके एक्सपेंसेस की लिस्ट निकालोगे कि भाई मेरा कितना एक्सपेंसेस हो रहा है अलग अलग एरिया में, ग्रोसरी, मिल्क, वेजिटेबल्स, हैबिट्स में, ये वो सारी चीज़ों में। तभी तो पता चलेगा कि महीने का खर्चा क्या होता है और महीने का खर्चा किस दिशा में जा रहा है, वो भी आप तभी समझ पाओगे। तो इसके ऊपर से आप यहाँ पे आप खुद का बनाओगे। अभी के लिए आप एग्जाम्पल के तौर पे एक बना लो, आपके घर का बना लो, हाँ, मिल्क का कितना होता है, ग्रोसरी का कितना होता है, इसका कितना होता है, तो आपको भी पता चलेगा कि एक घर को चलाने के लिए कितना खर्चा लगता है, लोन, EMI, कार, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसको थोड़ा धीरे से अच्छे से देखिएगा। इनकम सिर्फ कितनी है, मैं यहाँ पे चाहूँ तो बहुत सारे केस स्टडीज रख सकता था, जिसकी मतलब 6-6, 7-7 लाख रुपए सैलरी वाले जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, ऐसे लोगों का भी केस स्टडीज रख सकता था, पर उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना था। आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी सिंपल। 15,000 रुपये उसकी सैलरी है खाली, कितनी, 15,000। एक इंटरेस्ट के 1,000 रुपये इनकम है, तो टोटल इनकम कितनी हुई, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ओके। तो आपका ऐसा ही होगा कुछ कि आपकी इनकम सारी यहाँ पे लिख के आ जाएगी, आपने एक्सपेंसेस लिख दिए तो एक्सपेंसेस टोटल आपका हो जाएगा कि भाई इतना एक्सपेंस हो रहा है। तो 16,000 में से 10,000 एक्सपेंसेस गया तो कितना बचा, 6,000 बचा। अब ये बंदा बहुत स्मार्ट है, उसने क्या किया, 6,000 में से 3,000 सेविंग में लगा दिया। उसका मतलब ये होता है कि आप जितना भी, ये रूल है, आप रूल, अगर ये रूल को फॉलो करोगे तभी आप जीत पाओगे, अदरवाइज कभी नहीं जीतोगे। जितना मैं कमाता हूं उसका 20% मैं इमीडिएटली सेव कर दूंगा। कितना, 20%। तो 15,000 कमाता है वो, तो उसका 20% कितना होता है, 3,000। तो 3,000 उसने सेविंग में डाल दिया। देखिए हम लोग है ना उल्टा कैलकुलेशन करते हैं, पर स्मार्ट लोग है ना सीधा कैलकुलेशन करते हैं। मैंने इतना कमाया, 20% सेविंग में चला गया, तो बचा कितना, उसमें से मुझे खर्चा करना है, खर्चे में जितनी रोक लगाऊंगा उतना मेरा बोरोविंग कैपेसिटी है। हम लोग क्या करते हैं, पहले बोरोविंग बड़ी ले लेते हैं, लोन की EMI किस्तें बहुत बड़े चले जाते हैं, बचता कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप आगे कुछ प्लान नहीं कर पा रहे।
यही होता है कि 1.5 मिलियन डॉलर का घर ले लिया तो ईएमआई इतना बड़ा हो जाएगा, सेविंग के बारे में आप कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाओगे। समझ में आया? इसीलिए दूसरा रूल यहां पे ये निकलता है कि मेरी लोन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए। लिख लीजिए इक्वेशन, टोटल इनकम, इससे ज्यादा आप बोरो नहीं कर सकते हो, इससे बड़ी लोन आपकी हो ही नहीं सकती है। टोटल इनकम माइनस 20% सेविंग माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू योर बोरोइंग कैपेसिटी। बैंक वाले जो मर्जी आपको कैलकुलेशन करवाए, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ओके ये कैलकुलेशन आपकी खुद की लाइफ के लिए होनी चाहिए कि ये तो मिनिमम टू मिनिमम है। तो ये बंदा 15,000 में भी मैनेज कर रहा है, इसने 3,000 रुपये ईएमआई वाली चीज खरीद ली है, मतलब उसने छोटा वाला घर खरीद लिया होगा। डन। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें कुछ बहुत बड़ी कंपनी की पीएलए नहीं देखनी है आपको। आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितना है, नेट इनकम कितनी, उसमें से लोन कितनी जा रही है और नेट सेविंग कितना हो रहा है। डन, दैट्स इट। आपकी बैलेंस शीट क्या होती है एक्चुअली, एसेट एंड लायबिलिटीज, आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं। कार नॉर्मल सिचुएशन में कार एसेट में आती है। ये दुनिया में पहली बार रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि भाई कार है वो कभी भी जिंदगी में कभी भी वो एसेट में आ ही नहीं सकती है, वो तो लायबिलिटी है आपके ऊपर। देखिए एक होता है एकेडमिक डेफिनेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारी एसेट एंड लायबिलिटी की, और रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बताया कि एसेट का मतलब होता है कि द वैल्यू जनरेटर, उसको हम एसेट बोलेंगे। जो आप सोते हो और पैसे आपकी जेब में डाल जाए वो एसेट, आप सोते हो और पैसे आपकी जेब में से निकाल जाए वो लायबिलिटी। तो कार आप जैसे ही शोरूम से बाहर निकालते हो तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएशन में जाती है, कम होती जाती है, इसीलिए दैट इज अ लायबिलिटी, दैट्स नॉट अ एसेट। पर अकाउंट के बच्चों के लिए वो ऐसा नहीं है, अकाउंट के बच्चे तो अपने हिसाब से लिखेंगे। अब घर, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल वाला, चलो ये 1 मिनट के बाद देता हूं वो एग्जांपल, ताकि आपको एक रियलिटी समझ में आए। ये हाउस प्रॉपर्टी जो है ना, ओके, उसके बारे में आगे के पॉइंट में दिखाता हूं आपको। एसेट और लायबिलिटी की समझ आ गई। क्या है एसेट? आप सोते हो और पैसे आते हैं, दैट इज एसेट। आप सोते हो और पैसे जाते हैं, वो क्या? लायबिलिटी। ओके, आप जब भी कुछ खरीदी करने के लिए जाते हो तब ये सोचो कि मैं यहां से सोचता हूं या यहां से सोच के खरीदता हूं। समझ में है? ज्यादातर ये जो है आपको टेम्प्ट करेगा कि इमोशनल बाइंग होती है, अच्छा ये अच्छा है इसीलिए लेना है, जरूरी है इसीलिए नहीं, इसीलिए ये एक सोच दिमाग में रखो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछो कि मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं। ओके, लोन लेके नहीं खरीदना है, पर्सनल लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड से खरीद लो, आपको ऐसे ही टेम्पटेशन आएंगे सारे। ओके, तो अफोर्ड कर सकते हो नहीं, वो देखो। ये जो पॉइंट है ना, जिस दिन मुझे पहली बार समझ आया था ये पॉइंट, मैं ऐसे उछल कूद करने लगा था रूम में, वाह ये इतना भयंकर कॉन्सेप्ट है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। समझिएगा कि आप अगर 100 रुपए की चीज खरीदते हो तो रियल में आपको काम कितने रुपए का करना पड़ेगा? 130 रुपए का। कितने रुपए का? क्योंकि आप 130 का काम करेंगे तो 30 सरकार अपना ले जाएगी, बाद में आपको 100 देंगे। तो 100 रुपए की चीज खरीदने के लिए काम हमें 130 रुपए का करना पड़ेगा। मेक सेंस? ओके, इसीलिए ये मत सोचो कि $20 का माल है, ये $20 का है मैं ले लेता हूं। ये 20 का नहीं है, 30 का है ये, क्योंकि आपकी तो वर्थ ऑफ $30 जा रही है ना उसमें। तो ये भी एक ट्रैप है आपकी समझ के लिए कि आप किस तरह से सोचते हो। ओके, आप आपकी पैसिव इनकम से ही लग्जरी पे स्पेंड कीजिए, एक्टिव इनकम से लग्जरी को बाय मत कीजिए। मैं देखता हूं जो कॉलेज के बच्चे मतलब आईफोन लेके घूमते, मतलब इट्स रियली इज नीड इट।
तो सोचना जरूरी है, ये लग्जरी के लिए मत ये खर्चा करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना जरूरी है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मेरी क्या हो सकती है। ओके, कंटिन्यूस ये सोचो कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है, मैं और कहाँ से कमा सकता हूँ, और कहाँ से मेरी ऑल्टरनेट रूट ऑफ इनकम हो सकती है। एज सुन एज पॉसिबल टारगेट टू रिप्लेस योर एक्टिव इनकम विद पैसिव इनकम, ये आपके बुलेट पॉइंट्स है अब तक जो आप सीखे हो उसके। ओके, डन। तो बजट क्या होता है, सिंपल, आपको एक्सपेंस शीट बना देनी है और आपकी अर्निंग को बना देना है, उसको आप बैलेंस करोगे, मैनेज करोगे। 20% सेविंग को जोड़ देना है उसके अंदर। 20% तो एट एनी हाउ सेव करना है। 20% तो मैं कब बोल रहा हूँ, जब आप फैमिली और क्रंचिस में जीते हो तब। जब आप इनिशियली अकेले हो तब तो 80% सेविंग होनी चाहिए, तभी जाके हम 2 साल में सारी चीज़ों को ऊपर करेंगे। और फिर करो आराम से खर्चा, कोई टेंशन नहीं है। एक बार आप सारी चीज़ें अचीव हो गई, देन पैसों को बांध के भी क्या करना है, फिर आप उसको एंजॉय कर सकते हो। डन। अभी ये सीखना बहुत जरूरी है, रूल ऑफ 72 क्या होता है उसका मतलब। रूल ऑफ 72 का मतलब ये होता है कि अगर मैंने ये देखिए कि अगर आपने किसी को 1 लाख रुपए 1.5% इंटरेस्ट पर दिया, ओके, आपने मुझे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पर दिए, क्या रेट पर दिया, मार्केट में बोलते हैं ना 1.5% पे दिया। ओके, तो 1.5% पे दिया 1 लाख रुपए। ओके, उसका मतलब ये है कि आप एनुअल कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, 18%, 18% एनुअल इंटरेस्ट हुआ। 72 डिवाइड बाई 18, 72 डिवाइड बाई 18 कितना हुआ, 4, कितना, तो ये 1 लाख रुपए 2 लाख कितने टाइम में हो जाएंगे, 4 साल में हो जाएंगे ना। अगर आप 1.5% से पैसे देते हो किसी को, तो आपके पैसे कितने गुनी तेजी से बढ़ रहे हैं, 4 साल में डबल। अब सोचिए भारत में इतनी आत्महत्याएं क्यों होती है। बहुत सिंपल सी चीज है कि मैंने आपके पास से 1 लाख रुपए लिए, मैं अगर उसको 4 साल में 2 लाख रुपए कर देता हूं तो मुझे कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला। अगर मैं उसे 5 लाख कर सकता हूं तो मुझे, मतलब 2 लाख, अगर 4 साल में मैं उसके 1 लाख के 2 लाख करता हूं तो मुझे कुछ नहीं मिला। अगर मैं मान लीजिए 3 लाख करता हूं तो आई कैन अर्न 1 लाख रुपीज ऑन दैट, पर वो पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए बोरोविंग करने वाला इंसान, अगर उसमें से, यहां से आपको रूल ऑफ थंब क्या लेना है कि इफ आई एम बोरोविंग फॉर द लग्जरी देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी इन ट्रैप। मैं अगर पैसों को ग्रो करने के लिए बोरो कर रहा हूं, जैसे कि आप अभी बोरो कर रहे हो, किसके लिए, पढ़ाई के लिए। ओके, तो ये बोरोविंग इज कॉल्ड पॉजिटिव बोरोविंग। क्यों पॉजिटिव बोरोविंग है, क्योंकि अभी आपका स्टेज है 15,000 पर मंथ कमाने का, उससे ज्यादा आप अभी नहीं कमा सकते हो। तो आपने क्या किया, बोरोविंग का एक एडवांटेज लिया। बोरोविंग का एडवांटेज लेके आप विदेश पढ़ने चले गए, वहां जाके आपने बहुत मेहनत की और आप $1 लाख कमाना चालू किए। तो ये जो बोरोविंग थी ना, दैट इज बिकम वर्थ वाइल फॉर दैट। पर आप ये करोगे कि बोरोविंग करके आप फर्नीचर घर का बनवा दोगे, तो दैट्स अ मिस्टेक। तो रूल ऑफ 72 कब हर बार पूछना है कि मैं कितने इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट को 72 से डिवाइड करोगे तो उतने टाइम में वो पैसे डबल हो जाएंगे। अगर 1% के रेट से है तो 12% हुए, 12% हुए तो 72 डिवाइड बाई 12, तो कितने साल में डबल होंगे, 6 साल में। तो रूल ऑफ 72 वो एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की एक सिंपल फॉर्मूला है। इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या, सिंपल है ना। तो आप हर बार रूल ऑफ 72 को दिमाग में रखोगे, उससे ऊपर ही बनता है कॉस्ट ऑफ लेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप जितना लेट इन्वेस्ट करोगे, या तो आप लेट प्लान करोगे, जैसे आपके बच्चे के लिए आप आज प्लान करते हो और 10 साल के बाद प्लान करते हो, तो ह्यूज डिफरेंस पड़ता है। इसीलिए स्टार्ट सेविंग अर्ली, स्टार्ट सेविंग अर्ली। जैसे आपने देखा होगा ये फिगर में कि वो 25 ईयर्स में, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखिए एक अभी आपको समझ आएगा। ये कितना इन्वेस्ट करते हो, 25 लाख, कितने साल तक, 25 लाख, 25 साल तक 15 लाख,
38 ईयर्स तक। तो यहाँ पे कितने साल बढ़े खाली? 25, 8 + 5 13 ईयर्स। 13 ईयर्स बढ़े। यहाँ पे कितना बढ़ा देखिए, 4 करोड़ और 11 करोड़। समझ में आया? तो दैट्स द ह्यूज डिफरेंस। इसीलिए आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, ये जितना टाइम आपका कम होता जाएगा उतना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो ये रूल ऑफ 72 समझना भी बहुत जरूरी है। अब आता है आपका क्रेडिट कार्ड का ट्रैप। ओके, पहले ये समझ लीजिए कि क्रेडिट कार्ड इज ए वेरी गुड एंड क्रेडिट कार्ड इज वेरी वेरी बैड। ओके, आप उसको स्मार्टली यूटिलाइज करोगे तो बहुत अच्छा है। पहले आपको क्या करना है वो बता देता हूं, फिर क्यों करना है वो बाद में बताता हूं। आप एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, जिस दिन उसका पहला दिन होता है उस दिन सारी खरीदी कर लीजिए। मतलब 45 डेज फ्री पीरियड मिलता है अगर आपको, तो उसका 45 का पहला दिन तो होगा ना, तो पहले 2-3 दिन में आप सारी खरीदी कर लीजिए। और लास्ट डे से पहले पूरा का पूरा पेमेंट कर दीजिए। समझिए, पूरा का पूरा। ऐसा मत सोचिए कि मैं मिनिमम अमाउंट पे करूंगा, तब आप ट्रैप में फंस गए। समझ में आया? क्रेडिट कार्ड 50,000 रुपए का है, आपने 20,000 रुपए का अगर खर्चा किया है तो पूरा 20,000 भर दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ 3,000 पे कर दो चलेगा, तो फंस गए। ये क्यों होता है वो बाद में समझाता हूं, पहले रूल समझ में आ गया क्या करना है? ओके, अब क्रेडिट कार्ड वाला अब क्रेडिट कार्ड वाला आपको फोन करता है कि नमस्कार सर, आपका प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं भेजने हैं। ओके, आपको एक्टिवेट करके घर पे भेज दूं क्या? फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर वो ये पूछेगा कि उसके बेनिफिट्स तो एक बार देख लो, बहुत अच्छे हैं। सिर्फ 3% फ्लैट इंटरेस्ट है। ओके, अब हम लोग तो फिनेंस या तो कोई ऐसी फील्ड में से तो है नहीं, इसीलिए हमें तो पता ही नहीं चलता है कि फ्लैट इंटरेस्ट किसको बोलते हैं एंड रिड्यूसिंग इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। ये सारे कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी के ये जमेला है, कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी का, सामान्य लोगों को ट्रैप करने के लिए। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मैंने आपके पास से 1 लाख रुपए लिए और 10,000 आज चुका दिए, तो अब मुझे इंटरेस्ट कितने ऊपर लगेगा? 90 के ऊपर। उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही होना चाहिए ना नॉर्मली। ओके, फ्लैट रेट का मतलब होता है कि मैंने आपके पास से 1 लाख रुपए लिया और मैंने 99,999 भर दिए, तो कितना बाकी है अभी? 1 रुपए बाकी है। तो मुझे कितने के ऊपर इंटरेस्ट देना है? पूरे के ऊपर। फ्लैट में पूरे 1 लाख के ऊपर, और रिड्यूसिंग में कितने के ऊपर देना है? रिमेनिंग अमाउंट। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि ये जोल है। अगर 20,000 की खरीदी की और मैंने 300 रुपए भर दिए तो मुझे इंटरेस्ट कितने के ऊपर लगेगा? 20,000 के ऊपर। इसीलिए पूरा का पूरा क्लीन कर देना है। तो क्रेडिट कार्ड पूरा क्लीन होना चाहिए हर बार, ऐसा नहीं कि वो कैरी फॉरवर्ड होते होते आगे बढ़े। डन? तो हमें 2 बेनिफिट्स होंगे, एक तो हमें मार्जिन मनी मिल जाएगा, मतलब टाइम मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड कंपनी का मेन यही उद्देश्य होता है कि आप मिनिमम अमाउंट भरिए, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है और हमारी टेम्पटेशन बाइंग बहुत होती है। क्योंकि फिजिकल करेंसी को जब तक हम हैंडल नहीं करते हैं ना, हमारे पापा क्यों इतने कंजर्वेटिव थे पैसों के लिए? क्योंकि वो लोग गिन के पैसे देते थे। ओके, तो जब आप गिनते हो ना तो आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। आपकी आंख होती है, आपके हाथ होते हैं, ऐसे करोगे तो जीभ भी होती है, आपका टेस्ट भी आता है, पैसों का टेस्ट भी आता है, उसकी स्मेल भी आती है। समझ में आया? तो मतलब जब वो गिनते हैं ना तो ऐसे टाइट गिनते हैं, क्योंकि एक चली ना जाए इस तरह। और हम क्या करते हैं, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट पैसों के तरफ चली गई है। इसीलिए वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। यहाँ पे आपको रूल ऑफ 1.8 को अप्लाई करना है। ओके,
SBI credit card with the flat rate of 3.34% per month, then what would be the reducing annual rate of the interest? हमें तो रिड्यूसिंग के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेशन करनी चाहिए आइडियली, तो उसका मतलब है कि 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो। क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपको जो रेट बोला है उसको कितने से मल्टीप्लाई करो, 1.8 से, और एनुअल हमें निकालना है साल के कितना इंटरेस्ट है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, रूल ऑफ 72 लगाओ, कितने साल में पैसे डबल, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर में पैसे डबल। अब बैंक 1 साल में पैसे डबल कर रही है, इसीलिए हमें फ्री में क्रेडिट कार्ड दे रही है ना। मेक सेंस, समझ में आ रहा है ना आपको क्या है? ये एक्चुअल परसेंटेज है, ओके, ये परसेंटेज एक्चुअल नहीं है, दिस इज नॉट द परसेंटेज। ये 3.34 पर मंथ, तो कितना लिखा है यहाँ पे, 40%, और है कितना, ये किस तरह से निकाला उसने, 3.34 इंटू 12, तो ये तो सीधा सादा कैलकुलेशन हुआ ना, उसमें रिड्यूसिंग का फैक्टर इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, इसीलिए हमें तो कॉस्टिंग वही लगती है रिड्यूसिंग वाली। इसीलिए क्रेडिट कार्ड के जमेले में पढ़ने के लिए आपको एक ही चीज याद करनी है, कौन सी तारीख पहली है, कौन सी तारीख छली है। छली तारीख से पहले पूरा पेमेंट करना है, इतना भी बचा के नहीं रखना है। डन? तो ये क्रेडिट कार्ड हो गया। अब लोन, ओके, क्रेडिट कार्ड में कोई डाउट, क्वेश्चंस नहीं। लोन जब भी आप, ये अच्छा है ये कैलकुलेटर, ईमी calculator.net करके है, कोई होम कैलकुलेटर का कैलकुलेशंस है। आप जब भी लोन की EMI भरते हो तो इनिशियली EMI के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है इंटरेस्ट। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो बिगिनिंग में बहुत छोटा होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका EMI 1 लाख रुपए आ रहा है, एक बहुत हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए आ रहा है, तो बिगिनिंग में उसमें 4-5 हजार रुपये, 4,000 रुपये ही, 5,000 रुपये ही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, बाकी सब क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो मान लीजिए कि आपने एक बार 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भर दिए, तो एक EMI कट हो जाएगी ना, तो 5,000 रुपये की वर्थ कितनी हुई, 1 लाख रुपए। ये जब मुझे पहली बार समझ आया था ना, उसमें वो जब 100 रुपये वाला जब समझ आया था कि वो उसके अंदर, ये जब समझ आया था तब तो मैं, आप बिलीव नहीं कर सकते, जैसे ब्लिस होता है ना कि वाह कुछ ऐसे ज्ञान आपके ऊपर ढल गया है, ऐसी समझ आई थी जब पहली बार मुझे ये समझ आया था। तब लोन को रिड्यूस करने के लिए बिगिनिंग में आप जितने पैसे आपके पास एक्स्ट्रा आते हैं वो धीरे धीरे डालते जाइए अंदर, ताकि वो प्रिंसिपल को कट करेगा, तो आपका EMI जितना है वो ज्यादातर EMI इज कवर्ड अप योर, जो प्रिंसिपल की तरफ जाएगा तो इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि बाकी सारी लोन होती है वो रिड्यूसिंग रेट पे होती है। जैसे होम लोन है तो वो रिड्यूसिंग रेट पे होती है, वो फ्लैट रेट पे नहीं होती है। कार लोन है वो रिड्यूसिंग रेट पे होती है। इसीलिए ये कैलकुलेशन को इत्मीनान से देखते रहो और कैलकुलेशंस में आप प्ले करो थोड़ा सा, पर समझना ये है कि साल में, एक्सक्यूज मी, इफ विमल पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट, विमल्स A30 पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट। हाँ, ओके, तो ये सिचुएशन में हमें लोन के बारे में थोड़ी सी बेसिक समझ लेना जरूरी है कि EMI को मैं जल्दी से कैसे पे ऑफ करूं। ओके, तो आपका बर्थडे है, लाख रुपए आए, 5,000 आए, $2,000 आए, तो आप $2,000 बर्थडे के दिन एक रूल बना दो कि जिस दिन मेरा बर्थडे होगा उस दिन मैं $2,000 EMI में डाल दूंगा। समझ में आया? तो दैट्स, आपकी जो लोन को रिड्यूस करने का रेट है वो सिग्निफिकेंटली हाई हो जाएगा। दैट इज अ वेरी सिंपल फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ स्टेप्स, यही हमने बात की। पहले गोल बनाओगे, खत्म हो गया। ओके, ये फाइनेंशियल वाला सेगमेंट खत्म, अभी 2 पार्ट और बाकी है, छोटे छोटे, इजी है, कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं है। गोल मनी को बचाना है, सेव योर मनी, पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करना है। अगर आपके ऊपर डेट है तो एलिमिनेट योर डेट,
मैनेज मनी। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से फिनेंस एंड एमबीए फिनेंस पढ़ने वाले बच्चे फिनेंशियल करप्शन सिचुएशन में होते हैं क्योंकि दे आर नॉट फॉलोइंग द वेरी फंडामेंटल रूल्स। ये कुछ फंडामेंटल रूल्स है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस ही चाहिए। मैनेज करो आपके पैसों को, प्लान बनाओ, रिड्यूस द एक्सपेंसेस, इन्वेस्ट करो एंड इंक्रीज योर कैश फ्लो। ओके, सिंप्लीफाई करो लाइफ को, बहुत ज़्यादा अभी कॉम्प्लिकेटेड मत रखो। आपके 3 लर्निंग्स क्या है अभी के जो सेशन है उसमें से? आपके 3 लर्निंग्स, 3 चीजें क्या सीखे आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगे? वाव, पैसिव इनकम एक, दूसरी ओके, रिटायर्ड बिफोर 30, डन। ओके, अभी वो जो पोल सेट किया था ना उसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अरे यार, ओके, ऑनलाइन बच्चे आपको कैसा लगा? नहीं, ये नहीं है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वुड यू लाइक टू शेयर? आपकी ओपिनियन, अब तक कैसा रहा आपका क्लास? डज दैट मेक एनी सेंस? Okay.